चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। लिखा इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विथ परमैंगनेट in acidic medium the number of electrons involved in producing 1 mole of CO2 is। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हम आपको एक चीज बता दें कि जो अभी 11th में जस्ट स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, उनके लिए क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन है एक्चुअली पास आउट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग है ना 12th पढ़ चुके हैं, जिनको परमैंगनेट आयन का जो रिएक्शन है, रेडॉक्स का जो बैलेंसिंग है, परमैंगनेट आयन अपने आप को Mn+2 में कन्वर्ट करता है। ये सब जो लोग आप में से डी ब्लॉक पढ़ चुके होंगे, 12th का डी ब्लॉक चैप्टर, उनके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये करंट 11th स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि उनको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने रखते हैं। होता क्या है कि इन एसिडिक मीडियम, जो आप पढ़े हैं उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। इन एसिडिक मीडियम जो हमारा परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट बोलो तो MnO4-, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है Mn+2 में एसिडिक मीडियम। और साथ में जो हम लोगों का ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन बोलो तो C2O4-, ये अपने आप को कन्वर्ट करता है CO2 में। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो परमैंगनेट वाले में ये रिडक्शन हाफ है, ये हम लोगों का रिडक्शन हाफ है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। और जब ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन्हीं दोनों को मिला के आपका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। लेकिन सबसे पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शन लिखना तो है, लेकिन पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, दोनों हाफ, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों हाफ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग का जो सीक्वेंस आप पढ़े हैं उस हिसाब से हम बोलते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। पहला वाला बैलेंस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। फर्स्ट रिएक्शन पे सब कोई फोकस रहना। तो यहाँ जो MnO4- है उसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +7 था, यहाँ पे +7 है, और वो अब 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Mn के नंबर को बैलेंस करना है, तो दोनों तरफ बैलेंस है, एक एक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो आप राइट हैंड साइड में 4 वाटर ऐड कर दीजिए। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। राइट हैंड साइड में देखो 8 हाइड्रोजन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए 8H+ जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद होता है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज देखिए 8H+ है और 1 माइनस है, मतलब +7 है। राइट हैंड साइड में देखिएगा तो +2 है, तो +7 को +2 से बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ही 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा पहला बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ हो गया। अब ऑक्सलेट वाले लाइन को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसलिए प्रोसेस को ऑक्सीडेशन आप कह भी रहे हैं। बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 1 कार्बन है, तो यहाँ 2 लग गया। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, दोनों तरफ 0 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, राइट हैंड साइड में अभी 0 है, तो राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास Mn वाला बैलेंस रिडक्शन हाफ आ गया, ऑक्सलेट वाला बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना होता है। जोड़ने में हम लोग को क्या करना पड़ता है भाई, जब आप इसको जोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, जोड़ने में हम लोग को करना ये पड़ता है कि हम लोगों को ऊपर नीचे इस तरह से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाए। तो ऊपर में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, और नीचे में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नीचे वाले रिएक्शन को 5 से और ऊपर वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमारे पास आया अभी तक आया है, देखते चलो। ऊपर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑफ MnO4 माइनस प्लस 8 into 2, that is 16. 16H plus. राइट हैंड साइड में 2 ऑफ Mn plus 2 and 8 वाटर। नीचे वाले ऑक्सिलेट वाले रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 ऑफ C2O4 minus 2, एरो एरो के बाद 10 ऑफ CO2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसका अगला स्टेप देखने जाओगे तो तुमको दिखेगा कि पहले तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, अब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं। जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन मिलने वाला है 2 ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 ऑफ ऑक्सिलेट C2O4 माइनस 2 प्लस 16 ऑफ H प्लस, और राइट हैंड साइड में है 2 ऑफ Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर एंड प्लस 10 CO2। ये तुम्हारे पास बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन आ गया। अब आप चलिए क्वेश्चन में देखिए कि आपसे क्या पूछा गया, उसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले इतना तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा जिसमें आपका रेडॉक्स का बैलेंसिंग इन्वॉल्व है। लिखा इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 को प्रोड्यूस करने में कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वो देखो। जरा देखना है यहाँ पर, इस बैलेंसिंग को समझना। थोड़ा कलर बदल ले पेन का, आपको ध्यान रहे कहाँ जा रहे हैं। देखिएगा, देखिए हम लोग यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल किए, 10 इलेक्ट्रॉन कटा है। 10 electrons are involved in redox when 10 mole of CO2 is produced। जब आप 10 मोल CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है रेडॉक्स में। तो अगर आप एक मोल CO2 प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। सिंस फॉर 10 moles of CO2, 10 moles of electron involve। Therefore, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ CO2 लेंगे तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 10 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने है 10 मोल इलेक्ट्रॉन कटा है 10 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए 1 मोल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 11th स्टूडेंट को इसलिए बोला गया कि उनको दिक्कत होगा क्योंकि वो शुरुआती फेज में मोल कॉन्सेप्ट में ये सब पढ़ के नहीं रखते। वो धीरे धीरे पढ़िएगा, जहां कोर्स है वहीं ना आएगा। अब ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, इसका मतलब आप उस समय तक 11-12 दोनों पढ़ चुके हैं। जब आप उस समय तक 11-12 दोनों पढ़ चुके हैं तो कॉन्सेप्ट तो हर जगह से उठा के दे दिया जाएगा ना, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ KHCO3 गिव 11.2 decimeter cube of CO2 gas at STP। 11.2 decimeter cube of CO2 gas at STP। The mass of QH required to complete neutralize the gases। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये सोचो कि KHCO3 अगर डिकम्पोज करेगा तो ये CO2 गैस बाहर निकालेगा और साथ में QH बनेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग
KHCO3 को डिकम्पोज कर देंगे तो जो गैस बनेगा उसके साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए KOH का कितना मास चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये बैलेंस रिएक्शन दिखाता है कि अगर हम लोग 1 मोल KHCO3 लेंगे तो उससे 1 मोल CO2 बनेगा और उस 1 मोल CO2 से कंबाइन करने के लिए 1 मोल KOH चाहिए। सही है ना? अगर हम लोग 1 मोल KHCO3 को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, ये क्वेश्चन सबको समझ सकते हैं, बस रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन जो हम लिखे उसको देख लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप 1 मोल KHCO3 लेते हैं तो उसके डिकम्पोजिशन से 1 मोल CO2 बनेगा और उस CO2 से कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल KOH चाहिए। सही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 11.2 डेसीमीटर क्यूब है KHCO3 का, गलत बात, 11.2 डेसीमीटर क्यूब है CO2 का एट STP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11.2 डेसीमीटर क्यूब of CO2 gas is present at STP। तो देखते हैं कितना मोल्स मौजूद है। Therefore, number of moles of CO2, हम लोग ऐसा पढ़े हैं, given volume by 22.4 liters। तो अगर आपके पास 11.2 डेसीमीटर क्यूब है तो आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिएगा। देखिए लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होता है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होता है, दोनों कट गया तो दैट इज 1/2 मोल, हाफ मोल आया। मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हाफ मोल है। अब थोड़ा बैलेंसिंग रिएक्शन पे देखिए, यहां से यहां तक सब कोई ध्यान लगाओ, तुमको दिखेगा कि 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल KOH चाहिए, 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल KOH चाहिए, तो हाफ मोल CO2 के लिए हाफ मोल KOH चाहिए। ठीक है? सिंस 1 मोल ऑफ CO2 required 1 mole of KOH, therefore half mole of CO2 required हाफ मोल ऑफ KOH। मतलब KOH का जो नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए दैट इज हाफ मोल। तो इस हाफ मोल को वेट में बदलो, हाफ मोल ऑफ KOH, इसको हम लोग मोल से वेट में बदलेंगे तो मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास KOH का 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो गया हम लोगों का 56 कट के आ गया 28 ग्राम। मतलब आपको 28 ग्राम KOH का चाहिए, 28 ग्राम ऑफ KOH चाहिए जो हमारे हाफ मोल CO2 के साथ कंबाइन करेगा। 28 ग्राम KOH का चाहिए जो हमारे हाफ मोल CO2 के साथ कंबाइन करेगा। दैट बी ऑप्शन इज देयर। तो ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से अगर एक बार तुम दिमाग चलाना स्टार्ट कर दो ना तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन हम सबके लिए नहीं बोल रहे, हम तो आपको खुद ही बोल चुके हैं कि जो पिछला क्वेश्चन है वो केवल 12th का विद्यार्थी या 12th पास आउट विद्यार्थी बना पाएगा, क्योंकि वही लोग उस रिएक्शन को जानता है। लेकिन ये रिएक्शन इजी था, ये आप लोअर क्लास में कहीं पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी है, आप समझ लीजिए। KHCO3 एरो हीट CO2 और KOH बना। आपसे पूछा गया है कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब जो CO2 गैस एट STP बन रहा है उससे कंबाइन करने के लिए कितना मोल KOH चाहिए। तो हम लोग क्या किए, 11.2 डेसीमीटर क्यूब CO2 का मतलब कितना मोल होता है, तो दैट इज हाफ मोल, 1/2 मोल्स। अब 1 मोल CO2 से 1 मोल, यहां हम बोले थे कि इस लाइन पे सब कोई ध्यान दो, 1 मोल CO2 से 1 मोल KOH रिक्वायर्ड है मिलने के लिए, रिएक्शन के लिए।
तो अगर 1 मोल से 1 मोल KOH चाहिए तो हाफ मोल से हाफ मोल KOH चाहिए, तो हाफ मोल KOH निकाल लिए और फिर वहां से उसको मास में कन्वर्ट कर दिए, मास में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना? तो दिस इज द रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, यही सब तो अब चलना है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब यही होता है कि आपको रिएक्शन पे बेस्ट है ना अननोन्स निकालना होगा। कोई एक डाटा दे देगा, 2 डाटा दे देगा, फिर बोलेगा बाकी सब निकालो। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। X ग्राम ऑफ सिल्वर वाज dissolved in HNO3 and the solution was treated with excess of NaCl. ठीक है, when 2.87 gram of AgCl was precipitated, the value of excess, the value of excess, चलिए हम आपको कुछ लिख के दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले Ag है, वो HNO3 के साथ मिलेगा, तो पहले ये बन जाएगा AgNO3 और साथ में याद रखना कि हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 गैस। बैलेंस है। अब जो आपके पास AgNO3 आया, अगर उसमें हम लोग NaCl डाल दें तो ये बन जाएगा AgCl और साथ में बन जाएगा NaNO3। ये जो AgCl है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, PPT, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये नीचे बैठ जाएगा। तुमसे पूछा गया कि देखिए भाई, एक चीज हम आपको बहुत इजी समझाते हैं, एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। एक बात तो तय है ना कि आप जितना सिल्वर यहां लीजिएगा, वो सिल्वर पहले अपने आप को AgNO3 में ले जाएगा और फिर AgNO3 से वो सिल्वर है ना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में AgCl में जाएगा। मतलब AgCl में जो सिल्वर है, और तो कहीं सिल्वर गया नहीं, और कहीं सिल्वर गया नहीं। देखो हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं। पहले Ag से सिल्वर अपने आप को बदल के AgNO3 में ले गया और फिर AgNO3 से सिल्वर अपने आप को AgCl में ले आया। तो अगर यहां सिल्वर का वजन x ग्राम है, कहीं और सिल्वर गया नहीं है, रिएक्शंस में देख लीजिए, तो इसमें भी जो सिल्वर होगा वो x ग्राम होगा और इसमें भी जो सिल्वर होगा वो x ग्राम ही होगा। सही है ना? तो अगर हम लोग समहाउ ये पता कर ले कि 2.87 ग्राम ऑफ AgCl में सिल्वर कितना है, तो x भी वही होगा। ठीक है, नाउ कम फॉर AgCl, हम लोग इसका मोलर मास निकाल रहे हैं और सिल्वर का 108 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 143.5 ग्राम। जो लिख रहे यूनिटरी मेथड बहुत ध्यान से समझना। सिंस 143.5 ग्राम ऑफ AgCl contain 108 ग्राम Ag, 143.5 ग्राम अगर AgCl लोगे ना तो 108 ग्राम Ag उसमें मौजूद है। Therefore 1 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन, 1 ग्राम AgCl क्या कंटेन करेगा? 1 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन 108 बाई 143.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। लेकिन आपके पास दिया हुआ था 2.87, शायद 2.87 ग्राम ऑफ AgCl, 2.87 ग्राम ऑफ AgCl। ठीक है, तो 2.87 ग्राम ऑफ AgCl में कितना सिल्वर? Therefore 2.87 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन, भाई 108 नीचे 143.5 इंटू 2.87 ग्राम Ag। थोड़ा कैलकुलेशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, डाटा भी बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे हैं 143 से अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये सीधा सीधा 2.87 कट जाएगा 143 से। तो ये हम लोगों के पास, ये डेसिमल हटाते, रुको, ये डेसिमल हटाते, नीचे 100 दे रहे हैं,
तो क्या अब ये 143 से 287 2 बार में कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब 2 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 होगा और नीचे 100, इसका मतलब 2.16 ग्राम ऑफ एजी। जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं बहुत ध्यान से समझना। 2.16 ग्राम एजी आया, ये कहां आया? 2.16 ग्राम एजी कहां आया? ये 2.16 ग्राम एजी एक्चुअली एजीसीएल के अंदर आया। एजीसीएल के 2.87 ग्राम में एजीसीएल का अगर हम लोग 2.87 ग्राम ले रहे हैं, जस्ट अ मिनट, एजीसीएल का अगर हम लोग 2.87 ग्राम ले रहे हैं तो उसके अंदर सिल्वर जो मौजूद है वो है 2.16 ग्राम। 2.16 ग्राम सही है। अगर सिल्वर मेरा 2.16 ग्राम मौजूद है तो ये सिल्वर आया था कहां से? ये सिल्वर आया तो था भाई AgNO3 से, और AgNO3 का सिल्वर कहां से आया था? जो शुरू में सिल्वर आप लिए थे। तो जो शुरुआती सिल्वर का अमाउंट आप लिए हैं, देयरफॉर, एक मिनट चल नहीं रहा, देयरफॉर आप समझ लीजिए ना, अमाउंट ऑफ, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम, अमाउंट ऑफ सिल्वर टेकन इनिशियली, जो हमारे सिल्वर का अमाउंट शुरू में लिया गया था x ग्राम, जिसको पूछा गया है, दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर। 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर, ठीक है। ऊपर देखो ऑप्शन कहीं है 2.16 ग्राम, दैट बी ऑप्शन इज देयर। तो कंसेप्ट समझो पहले, तो इन रिएक्शंस को देखो, रिएक्शंस पे सब कोई फोकस रहो, रिएक्शंस को जरा ध्यान से देखो। रिएक्शंस पे आपका कंसेप्ट बनता है कि पहले सिल्वर जो है वो HNO3 से मिला, AgNO3 बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, मतलब सिल्वर पूरा पूरा AgNO3 में चला गया। फिर AgNO3 NaCl से मिला और AgCl बन के प्रेसिपिटेट बन गया, अब पूरा का पूरा सिल्वर AgCl में चला गया। तो जो शुरुआत में x ग्राम हम सिल्वर का लिए थे, पहले वो AgNO3 के अंदर गया और फिर AgNO3 से वो AgCl में गया। तो अगर हम AgCl के 2.87 ग्राम में सिल्वर का मास निकाल दें तो वो शुरुआती सिल्वर के मास के बराबर होगा। यही कंसेप्ट लेके हम आगे यूनिटी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। जस्ट एक मिनट, थोड़ा इस राइटर को देखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि देखिए आपके पास एक रिलेशन है जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि मीथेन प्लस 2 ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस 2H2, ऐसा लिखा है। According to above chemical reaction, following information has been given. 1 mole of CH4, बिल्कुल सही, 1 mole of CH4 react with 2 moles of oxygen to give 2 moles of CO2 and 2 moles of H2O. 1 mole of CO2, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। तो ये जो हम लोगों का रिलेशन है ना, वो मोल का रिलेशन है, ठीक है ना। वो रिलेशन जो है हम लोगों का वो मोल का रिलेशन है, सारा मोल्स में दिया हुआ है। 1 मोल मीथेन लेना है, 2 मोल ऑक्सीजन लेना है, 1 मोल CO2 लेना है, 2 मोल वाटर लेना है, सारा मोल्स दिया हुआ है। फिर अगला लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये भी रिलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सब मॉलिक्यूल्स के नंबर के बेसिस पे दिया हुआ है। 1 molecule of methane when react with 2 molecules of oxygen, then 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water will form, ठीक है। थोड़ा और आगे आ जाओ। थर्ड में लिखा हुआ है 22.7 लीटर ऑफ CH4 react with 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन to give 22.7 लीटर ऑफ CO2 and 45.4 लीटर ऑफ H2O। ये बिल्कुल सही है। ये वॉल्यूम के फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, सारा वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा हुआ है। जहां 1 मोल है वहां 22.7 लीटर लिखा हुआ है, और जहां 2 मोल है वहां 45.4 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम का रिलेशन है।
फिर अगला है 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम 2 into 32, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये मास का रिलेशन है, सभी के मास का मास के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो पहला वाला मोल का मोल के साथ रिलेशन है, सेकंड वाला मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन है, थर्ड वाला वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, और फोर्थ वाला मास का मास के साथ रिलेशन है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन द करेक्ट इंटर कन्वर्शन शुड बी, इसमें से करेक्ट इंटर कन्वर्शन क्या होगा तुमको ये बताना है। मास, मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, हम यहां पे आपको एक चीज समझाना चाहते हैं। आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, इस मोल से अगर आप चाहेंगे तो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे मास से आप मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह जो आपका मोल्स होता है, अगर आप वहां से चाहेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर आप चाहेंगे तो मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेम फॉर वॉल्यूम ऑल्सो, अगर आप चाहेंगे तो मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे आप वॉल्यूम से मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल को अगर आप चाहो तो मास में, मॉलिक्यूल्स में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है, बी ऑप्शन पे अगर आप फोकस रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। बी ऑप्शन ये वाला, देखिए बीच में मोल दे दिया, जरूरत पड़ने पे इसको आप मास के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ, और जरूरत पड़ने पे राइट हैंड साइड की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम के साथ भी आप मोल को कोरिलेट कर सकते हैं। सही है ना? एकदम आराम से समझो। कोई भी सब्सटेंस का एक मोल अगर वो गैस है तो 22.4 या 7 लीटर, जैसे यहाँ 7 लीटर लिखा हुआ है। अगर वो मास के टर्म में लिखना चाहे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लो। अगर कोई नंबर के टर्म में लिखना चाहे तो एवोगाड्रोस नंबर लगा दे। सही है? तो ये तरीका होता है, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया। वैसे न्यूमेरिकल बनाने में इस तरह का कंसेप्ट बहुत काम आता है। मोल का मोल के साथ रिलेशन, मास का मास के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, ये सब न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन। लिखा 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट, कार्बोनेट का 1 ग्राम लेना, ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूस 0.01186 मोल्स ऑफ CO2, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इन ग्राम पर मोल। सी दैट, पहले तो आपको एक रिएक्शन लिखना होगा। M2CO3 को जब आप HCl के साथ कंबाइन कराएंगे तो आपके पास बनेगा MCl और बनेगा H2CO3। तो यहाँ पे आप 2 लगा लो, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस में भी यहाँ 2 लगेगा, तब ये बैलेंस हो। उसके बाद जो हम लोगों के पास H2CO3 आया ना, ये H2CO3 आपको फर्दर CO2 और साथ में H2O में तोड़ेगा। तो आप अगर नेट ओवर रिएक्शन एक बार में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो कि M2CO3 react with 2 of HCl, then 2 MCl will form along with H2O and CO2। ये चीज बन रहा है, ये आपका बैलेंस रिएक्शन। तो आपका ये बैलेंस रिएक्शन आपको एक चीज सिखा रहा है। अभी जैसे आप देखें कि मोल का मोल के रिलेशन या मास का मास के साथ रिलेशन, अगर आप मोल रिलेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1 मोल कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है, 1 मोल कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में
आपका 0.01186 मोल्स CO2 का बना है। 0.0 वहां डाटा है, हम वही पढ़ रहे थे। 0.01186 मोल्स अगर CO2 का बना है, इसका मतलब आप ये कार्बोनेट भी 0.01186 मोल्स ही लिए होंगे। जब 1 मोल कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है, तो अगर कहीं ट्रीटमेंट करने के बाद 0.01186 मोल CO2 बना है, तो इसका मतलब कार्बोनेट जो आपका M2CO3 है वो भी आप 0.01186 ही मोल्स लिए होंगे, है ना। क्वेश्चन ये कहता है ना कि आप कार्बोनेट का 1 ग्राम लिए, इसका मतलब समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलिएगा, फॉर M2CO3 जब आप उसका 0.01186 मोल्स बोलते हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये 1 ग्राम के बराबर है, क्योंकि आप एक ग्राम कार्बोनेट लिए और आप बता रहे हैं कि हम 0.01186 मोल्स कार्बोनेट लिए। तो जो आप 0.01186 मोल्स कार्बोनेट का है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो 1 मोल किसके बराबर है? देयरफॉर 1 मोल, अगर हम पूछेंगे कि M2CO3 किसके बराबर है, तो 1 मोल विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 0.01186 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है ना। 1 मोल कार्बोनेट इतने ग्राम के बराबर है, 1 मोल कार्बोनेट इतने ग्राम के बराबर है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, जस्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाई 0.01186 एंड दैट वैल्यू इज अबाउट टू बी 84। ये वैल्यू आ रहा है 84.3। दिस वैल्यू कम्स टू बी 84.3 ग्राम। तो जो मेरे 1 मोल कार्बोनेट का वजन आया, आपको 1 मोल ऑफ कार्बोनेट का वजन आ गया M2CO3। तो जो मेरे 1 मोल कार्बोनेट का वजन है वही तो उसका मोल मतलब मोलर मास है, इतना ग्राम पर मोल। ठीक है। तो 84.3 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ दैट कार्बोनेट। देखते हैं ऑप्शंस। 84.3, 84.3, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है। क्वेश्चन को समझो। पहले पहले तो आपको ये रिएक्शन समझना होगा और उसके बाद फिर यूनिटरी मेथड। M2CO3 प्लस 2HCl बनता है तो 2MCl बनेगा और साथ में H2CO3 बनेगा। लेकिन H2CO3 वैसे नहीं रहता है, ठीक है। ये टूट के CO2 और H2O में टूट जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका ये लाइन हुआ, ये वाला लाइन आपका ओवरऑल रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन पे अगर हम मोल मोल कॉन्सेप्ट यूज करें तो M2CO3 का 1 मोल और जो CO2 बना है दैट इज ऑल्सो 1 मोल। तो 1 मोल CO2 1 मोल M2CO3 से बन रहा है। तो 0.01186 मोल CO2 क्या 0.01186 मोल्स M2CO3 से बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब जो हम लोग का 0.01186 मोल्स M2CO3 का दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम 1 ग्राम कार्बोनेट लिए। इसका मतलब आप इतना ही 1 ग्राम के बराबर है। अगर ये 0.01186 मोल्स 1 ग्राम के बराबर है, तो फिर 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? तो 84.3 ग्राम के बराबर है पर मोल। तो जो 1 मोल का वजन है वही उसका मोलर मास है। ठीक है। तो 84.3 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास। क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से। लिखा है 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 0.2 moles of Na3PO4. The maximum number of Ba3PO4 whole two that can be formed. पहले आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहिए। आपके पास है BaCl2, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो Na3PO4 से, और तब आपके पास बनता है Ba3PO4 होल 2 और साथ में बनेगा NaCl। पहले इसको बैलेंस करो।
यहाँ पे 3 लगेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 लगेगा, और फिर यहाँ पे जरा गौर करो, यहाँ पे 6 लगेगा। ठीक है, ये बैलेंस्ड आ गया। ये बैलेंस रिएक्शन दिखाता है कि 3 मोल्स BaCl2 का 2 मोल्स Na3PO4 के साथ मिलता है, और तब जाके 1 मोल Ba3PO4 का फॉर्मेशन होता है। ये आपका बैलेंसिंग मोल मोल रिलेशन बता रहा है कि इतना मोल लेंगे, आपका बैलेंसिंग दिखाता है कि 3 मोल BaCl2 लेना पड़ेगा, तो वो 2 मोल Na3PO4 के साथ मिलेगा, और तब जाके 1 मोल Ba3PO4 का फॉर्मेशन होगा। सही है। अगर NaCl भी लिखना है तो ये 6 मोल NaCl बनाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन में जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मोल्स है वो है 0.5 मोल है BaCl2 और 0.2 मोल है Na3PO4। ठीक है। सबसे पहले आपको खोजना होगा लिमिटिंग रिएजेंट, कि आखिर इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट खोजने का तरीका क्या है कि जो भी हमारा गिवन मोल्स होता है उसमें कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो 0.5 में हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ 0.2 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। अब इसमें से जो छोटा होता है वो लिमिटिंग होता है, इसमें से जो छोटा होता है वो लिमिटिंग होता है, इसमें से जो छोटा होता है वो लिमिटिंग होता है। 0.5 में हम लोग 3 से डिवाइड किए हैं, तो ये आपका 0.166 आ रहा है, और इसमें हम लोग ये डिवाइड किए तो ये 0.1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हम लोगों का Na3PO4 वाला टर्म है वो छोटा है। Na3PO4 वाला टर्म छोटा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर कोई तुमसे यहां पूछे कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सो याद रखिएगा कि जो है दैट Na3PO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। Na3PO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपको याद होगा कि प्रोडक्ट का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। ठीक है। अब आप प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए, जैसे हम लोग से पूछा गया ना Ba3PO4 का कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना, तो अब आप इन दोनों के बीच रिलेशन को सोचिएगा, क्योंकि दिस वन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अब आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिलेशन भी एक बार थोड़ा बात कर लें। 2 मोल Na3PO4 का 1 मोल Ba3PO4 देता है। 2 मोल्स Na3PO4 का 1 मोल Ba3PO4 देता है। तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा? क्या 0.2 मोल से ये 0.1 मोल मिलेगा? सही है ना। अगर 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 0.2 मोल से 0.1 मोल बनेगा। सो आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ Ba3PO4 विल बी, दैट इज 0.1 मोल। डी ऑप्शन इज देयर। कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिखा गया, आपको आना चाहिए लिखने। ठीक है। बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद मोल मोल रिलेशन लिखा गया, स्टोइचियोमेट्री देख के, कॉफिशिएंट्स देख के कि किसका कितना मोल किसके कितने मोल के साथ कंबाइन करेगा और कितना कितना मोल्स बनेगा वो लिखा गया। फिर जो गिवन मोल्स था वो डाला गया। जब दो रिएजेंट जब 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 देखो यहाँ पे दोनों रिएजेंट का कुछ कुछ अमाउंट दिया है। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें रिएजेंट्स जितना मौजूद होता है उसका सबका अमाउंट दे दिया जाए ना, तो आप पहले चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स होता है उसमें उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, और फिर ये डिसाइड करना कि कौन बड़ा कौन छोटा है। जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है।
और एक बार जब लिमिटिंग रिएजेंट का डिसीजन हो जाए तो फाइनल प्रोडक्ट का डिसीजन हम लोग इसी से लेते हैं, ठीक है। जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है दैट विल डिसाइड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, और इसको फिर यहां लिया गया और फिर ये ऐसे सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट चल रहा है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान रखें और इसी तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलने वाला भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। सबसे पहले आप लोग आ जाइए कि हैबर प्रोसेस क्या है। हैबर प्रोसेस एक्चुअली अमोनिया का फॉर्मेशन है फ्रॉम नाइट्रोजन। रिएक्शन आप सबको याद होना चाहिए। अब N2 when react with 3 moles of hydrogen then 2 moles of ammonia will form। सब गैस होता है, ये भी गैस है, यहां भी गैस है और ये भी गैस, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग तुमको एक चीज दिखाता है कि अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो वो 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और फिर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलाओगे 2 मोल अमोनिया बनेगा, ठीक है। ये चीज ये है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आपको चाहिए विच प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, जो 20 मोल अमोनिया बनाता है। अब यहां पे जस्ट गो थ्रू यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। सिंस 2 मोल्स ऑफ NH3 will form from 3 moles of hydrogen। 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है। 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है। Therefore 20 moles of NH3 will form from 3/2 into 20 moles of hydrogen, that is 30 moles of hydrogen। 30 moles of hydrogen ये 30 मोल से बनेगा। अगर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन, अगर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन 3 मोल हाइड्रोजन से होता है तो 20 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन 30 मोल हाइड्रोजन से होगा। 20 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन 30 मोल हाइड्रोजन से होगा। 30 मोल्स, दैट बी ऑप्शन इज देयर। 30 मोल्स हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर है। तो अब मान लो अभी तक आप हैबर प्रोसेस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि इसका क्वेश्चन आते रहेगा। तो अब आप याद कर लीजिए ना, हैबर प्रोसेस का मतलब होता है कि अमोनिया बनता है जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ कंबाइन करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है। इसी प्रोसेस को आप हैबर प्रोसेस कहते हैं। अब जब जब हैबर प्रोसेस आएगा आप इसको याद कीजिए, इसको यूज कीजिए। आज तक कुछ नहीं आता था इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब नहीं आएगा। आज सीख लो और उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन तो यही सब रहेगा, चुन चुन के रखा गया है। ऐसा जो जो बार बार आया है वही सब उसी के लेवल में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 molar aqueous solution is 1 molar aqueous solution is for 1 molar aqueous solution। क्या आपको पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1000 ml of solution। यही इसका मतलब, सही है। अब हम एक चीज बोलते हैं, इसको तुमको खुद से समझना चाहिए। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है और सॉल्यूट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपके क्वेश्चन में है।
सॉल्यूट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपके क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ये एज्यूम करके चले कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हमारे सॉल्वेंट से काफी कम है, देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन है वो लगभग केवल सॉल्वेंट से बना हुआ है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो मौजूद होता है वो काफी नेग्लेजिबल है, वह काफी कम है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट जो एक्चुअली यहाँ पे पानी है, सॉल्वेंट जो एक्चुअली यहाँ पे पानी है वो लगभग 1000 ml है, और वाटर का डेंसिटी 1 होता है। कितना होता है वाटर का डेंसिटी? 1। सिंस डेंसिटी जो हमारे वाटर का होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। तो अगर अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 ml दिया हुआ है, तो क्या हम लोग मास ऑफ वाटर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 ग्राम होगा? बिल्कुल होगा। और अगर आपका मास ऑफ वाटर इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना है? तो जो भी आपका मास दिया हुआ है जस्ट डिवाइड बाय मोलर मास, एंड इट इज अबाउट टू बी 55.5 मोल। सही है। तो वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स आ गया उस सॉल्यूशन में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55.5 मोल। तो वाटर का मोल मिल गया, सॉल्यूट का मोल ऊपर में लिख दिए थे आप, 1 मोल था। देखिए 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, और वाटर का आ गया आपका 55.5 मोल्स। थोड़ा जगह कम है, हम कलर बदल के थोड़ा लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये 1 मोल है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिस इज 55.5 मोल्स। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का लेना चाहिए, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करना है। सो इट इज अबाउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5। तो आप इसमें 1 में डिवाइड करेंगे 56.5 से, तो 1 में आप डिवाइड करने जा रहे हैं 56.5 से, ठीक है। 1 divided by 56.5, this is approximately 0.017, ठीक है। this is mole fraction of solute, 0.017, that A option is there, ठीक है ना, that A option is there, 0.017। क्लियर है? तो कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझिए। ये देखने में लगता है कि बहुत आसानी से बना हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है। जैसे अगर लिख दिया है 1 मोलर एक्वस, तो उसका मतलब क्या है? तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है भाई कि 1 मोल सॉल्यूट जो है वो 1000 ml सॉल्यूशन में मौजूद होगा। अब सॉल्यूशन में पहले ही से बोल रहा है कि एक्वस है, बहुत ज्यादा पानी होगा, तो सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। और अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन का जो मेजर पोर्शन है वो सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट तो बहुत कम है। तो सॉल्वेंट अगर 1000 ml दिया है, सॉल्यूशन अगर 1000 ml दिया है, तो सॉल्वेंट भी 1000 ml मानेंगे। और सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर है, एक्वस का मतलब ही है वाटर। तो वाटर का डेंसिटी लिए 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। अब यहीं से फिर आपका वॉल्यूम से मास आया, मास से मोल आया, और फिर मोल से मोल फ्रैक्शन आया, मोल से मोल फ्रैक्शन आया। क्लियर है? याद रखना है, दिमाग में बनाए रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? देखिए, जब आप प्योर वाटर का बात करते हैं, मान लीजिए वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लिए,
तो मास जो हमारे वाटर का आएगा वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। अभी हम तुरंत पिछला न्यूमेरिकल में उसका डेंसिटी अज्यूम किए थे ना 1 ग्राम पर ml, तो दैट कम्स टू बी 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आप वाटर का निकालिएगा तो जो भी वाटर का ग्राम में मास आया उसको 18 से डिवाइड कीजिएगा, दैट कम्स टू बी 55.5 मोल्स। मतलब पानी का अगर हम लोग 1 लीटर लेते हैं तो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और उस 1000 ग्राम के अंदर 55.5 मोल्स होता है। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो भाई आपका पानी ही सॉल्यूट भी है और पानी का ही वॉल्यूम आपको लेना भी है, तो 55.5 मोल्स ऊपर रह गया और नीचे हो गया 1 लीटर। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको पानी का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा तो 55.5 मोल्स पर लीटर लेना है आपको। 55.5 मोलर इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। 55.55 मतलब ये सी वाला ऑप्शन होगा लगभग। कहाँ गया जी? ये सी ऑप्शन है। 55.5 या उस 5 के आगे भी है तो उसको राउंड अप करके 6 कर दिया, 55.6 मोलर। दिस इज मोलारिटी ऑफ वाटर, दिस इज मोलारिटी। और ये याद रखिएगा, हर दिन इतना बनाने का जरूरत नहीं है। फिर से पानी का 1 लीटर लेंगे, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। अब 1 लीटर जो आप पानी लिए हैं उसका मास कितना है? तो 1000 ग्राम है, क्योंकि उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है पानी का। तो 1000 ग्राम मतलब कितना मोल है? 55.5 मोल्स है। तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स है 55.5 मोल्स और वॉल्यूम है 1 लीटर। सो इट इज 55.5 मोल्स पर लीटर, 55.5 मोलर। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बढ़िया। याद रखना, इस डाटा को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69% बाय मास एंड इट हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 15.44 मोल पर लीटर। मोलैरिटी दिया है, इट्स डेंसिटी इज। जस्ट अ मिनट। मोलैरिटी दिया है 15.44 मोल पर लीटर। फॉर 69% बाय मास, क्या हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट 69 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 100 बाई डेंसिटी रो। याद रखना ये डेंसिटी ही निकालना है। और तुम्हारे क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड है। जब आप नाइट्रिक एसिड का बात करते हैं आप एक्चुअली HNO3 का बात करते हैं। तो HNO3 का जो मोलर मास आपको चाहिए, हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 63 आ रहा है, 63 ग्राम। अब आप इन सबको मोलारिटी के फॉर्मूला में यूज करें। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी आपका 15.44 है, वेट ऑफ सोल्यूट आप 69 ग्राम ले रहे हैं, 69 इंटू 1000। नीचे जो मेरा मोलर मास आएगा नाइट्रिक एसिड का दैट इज 63, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे आप 100 बाई डेंसिटी यूज कर रहे हैं, 100 बाई डेंसिटी। ठीक है, चलो यहां से थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए। 15.44 इंटू 63, ये 20 से
ये 2 0 कट गया है, ये रो भी ऊपर चला गया। दिस विल बी इक्वल्स टू 69 इंटू 10 रो, तो ये आया 15.44 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 10 एंड दिस इज डेंसिटी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कैलकुलेशन कितना आता है। 15.44 मल्टीप्लाइड विथ 63 डिवाइड बाई 690, this is about to be 1.409 409, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml एंड दिस इज डेंसिटी। ठीक है, 1.409 ग्राम पर ml एंड दिस इज डेंसिटी। जस्ट देखते ऊपर कोई ऑप्शन है। 1.409 को आप 1.41 लिख सकते हैं, 1.41 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ा गया ना तो ये सब न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं है। हम तो आपको बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, धीरे धीरे जो हम आपको सिखाना चाहते हैं उसको धीरे धीरे सीखिए। आप ये मत सोचिए कि ये एक दिन में होने वाला चीज है। हमको भी पता है इसमें एक दिन नहीं लगेगा, इसमें है ना बहुत सारा दिन लगेगा, महीना लग जाएगा। ठीक है, किसी किसी का 6 महीना लग जाता है। धीरे धीरे ये सब चीज आता है, लेकिन लगे रहना इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंटली लगे रहना इज इंपॉर्टेंट। लिखा था अ सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69% बाय मास, इट हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 15.44 मोल पर लीटर, इट्स डेंसिटी इज, तो मोलारिटी है 15.44 मोल पर लीटर, 69% बाय मास है, वेट ऑफ सॉल्यूट 69 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लिया 100 बाय डेंसिटी। भाई अलग से लेफ्ट हैंड साइड में है ना नाइट्रिक एसिड का मोलर मास भी निकाल लिया 63 ग्राम। अब मोलारिटी का जो सिंपल सा फॉर्मूला आप पढ़ के रखे हैं, WB इंटू 1000 बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम, सारा डाटा उस पर पुट करके डेंसिटी निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चीजों को समझना है और प्रैक्टिस करते करते अपने आप दिमाग खोज लेगा कि हाँ इस तरह का न्यूमेरिकल बनता कैसे। ओके, तो इतना सेव कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water gave a solution of density 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is. क्वेश्चन के हिसाब से डाटा तैयार कीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट इज 120 ग्राम, मोलर मास अगर आप सोल्यूट का लोगे तो वो क्वेश्चन में 60 ग्राम दिया हुआ है, यूरिया है 60 ग्राम पर, और जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है पानी है वो 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट है 120 और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 1000, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1120 ग्राम। क्वेश्चन में जरा गौर से देखो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है 1.15 ग्राम पर ml, तो इन दोनों को यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, वेट और डेंसिटी को यूज करके। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट है हम लोग का 1120 ग्राम और नीचे है 1.15। अब हमारा वॉल्यूम हो गया ml में। सही है, सारा डाटा तैयार है। अब आपको मोलैरिटी का एक सिंपल फॉर्मूला जो आप पढ़ के रखे उसको यूज करना है। सिंस मोलैरिटी दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप पढ़े हैं वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो डाटा पुट किया जाए तो वेट ऑफ सोल्यूट 120 है इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का 60 है और हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्चुअली 1120 डिवाइडेड बाई 1.15 है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ करना नहीं।
ये 60 से 120 कट गया 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 2 इंटू 1000 और साथ में ऊपर में 1.15 भी गया, और नीचे इन सबको डिवाइड करना 1120 से, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा देख लो क्या आ रहा है। 2 इंटू 1000 इंटू 1.15, जितना भी आया उसको हमको डिवाइड करना है 1120 से, एंड इट इज 2.05. दिस कम्स टू बी अबाउट 2.05, और द यूनिट होता है वो है मोल पर लीटर। तो हमारे सॉल्यूशन का मोलारिटी 2.05 आ रहा है। देखो ऑप्शन में क्या है, 2.05 मोलारिटी, दैट सी ऑप्शन इज देयर। 2.05 m मोलारिटी, सी ऑप्शन इज देयर, ओके। तो आपको इस तरीके से इसको सोच समझ के बनाना है। तो आपको पहले क्या करना था कि जैसे 120 ग्राम यूरिया दिया है तो वेट ऑफ सोल्यूट आप डिसाइड कर लिए, 1000 ग्राम वाटर दिया है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वहां से आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1120 ग्राम, डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम लिख दिए, और इन सब ही पैरामीटर्स को आप मोलारिटी के फॉर्मूला में यूज किए, वहां से कैलकुलेशन किए 2.05 मोल पर लीटर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 लिखा, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट है वो 8 ग्राम है, और जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो पानी है वो 18 ग्राम है। तो आप अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे सोल्यूट का लिखेंगे तो उसका जो भी वेट है उतना डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास 40 होता है NaOH का, तो दिस इज 0.2 मोल। और अगर आप नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का लिखेंगे तो 18 गिवन मास है और 18 ही उसका मोलर मास होता है, सो इट इज 1 मोल। तो आप पहले मोल फ्रैक्शन का तैयारी करें, ठीक है, पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालने। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूट का निकालते, सॉल्यूट बोलो तो NaOH, अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालते देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका 0.2, और यहाँ हम लोग का 0.2 प्लस 1, तो आपके पास आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2 दैट इज 0.167 आ रहा है। दिस इज 0.167, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। तो आपको है ना बी और डी दो ऑप्शन में 0.167 दिखाई दे रहा है, बी और डी ऑप्शन दो है ऐसा जिसमें ये 0.167 दिखाई दे रहा है। अब आपको मोलालिटी निकालना चाहिए। मोलालिटी के लिए देखिए भाई, मोलालिटी स्मॉल m, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट है 8 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास सोल्यूट NaOH का मोलर मास 40, और वेट ऑफ सॉल्वेंट पानी है 18 ग्राम। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करो। तो 8 से देखो 40 कट जा रहा है 5 बार में, तो ये ऊपर आ रहा है 1000, और 18 में 5 से डिवाइड करोगे तो 90, तो आपके पास आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 90 एंड योर आंसर इज 11.11। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आ जा रहा है 11.11। ठीक है, यूनिट हो जाता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब दोनों ऑप्शन ले लीजिए। देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.167 है और मोलालिटी वो 11.11 है, सो डी ऑप्शन इज देयर। डी ऑप्शन है जिसमें दोनों ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। मोल फ्रैक्शन है 0.167, मोल फ्रैक्शन है 0.167 और मोलालिटी है 11.11। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी ये दोनों चीज आपके सामने यहां रखा हुआ है।
0.167 एंड 11.11 मोल पर केजी। क्लियर है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी है ना, जो 11 के करंट बैच के स्टूडेंट हैं, जो लोग जस्ट 10 से 11 मूव किए हैं, उनके लिए थोड़ा ये क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ थिंकिंग चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, टाइट्रेशन, ये सब मेंशन है। तो ये ऐसा सोच लीजिएगा कि जो लोग 12 में है या पास आउट्स में है, उनके लिए ये क्वेश्चंस खास रहता है। जनरली ये 11th स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए फिर भी आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ को ध्यान से समझने का कोशिश करें। The mass of potassium dichromate crystal required to oxidize 750 centimeter cube of 0.6 molar Morse salt. Morse salt formula FeSO4 dot NH4 whole 2 SO4 dot 6H2O. This is Morse salt. Potassium dichromate. Potassium dichromate. This is K2Cr2O7. K2Cr2O7. ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना होगा रिएक्शन को कैसे हम लोग बनाएं, फिर उसके बाद चलते हैं। एक बात यहां देखिएगा ध्यान से, फॉर K2Cr2O7 याद रखना कि जो हम लोगों का डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2, ये अपने आप को रिड्यूस करता है, और ये अपने आप को रिड्यूस करता है, किसमें रिड्यूस करता है? तो क्रोमियम +3 में ये अपने आप को रिड्यूस करता है। दिस इज रिडक्शन। चलिए भाई, ठीक है, ये अपने आप को रिड्यूस करता है। तो ये आखिर मोर्स सॉल्ट में किसको ऑक्सीडाइज करता है? मोर्स सॉल्ट जो आप ऊपर ये पूरा आप देख पा रहे हो, इसमें एक ही है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, दैट इज फेरस आयन Fe+2। बाकी आप किसी का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी का ऑक्सीडेशन आप नहीं कर सकते। सल्फर अगर है तो +6 स्टेट में है, तो +6 से वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, रिड्यूस ही हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन केवल इसमें जो हमारे मोर्स सॉल्ट है, उसमें ऑक्सीडेशन केवल अगर किसी का होना है तो वो फेरस से फेरिक में होना है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ दोनों बारी बारी से आ गया। आपका पहला काम है इसको बैलेंस उलेंस करके पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिख लेना। अब बैलेंसिंग के लिए हम लोग रेडॉक्स का सहारा ले रहे हैं। याद कीजिए, आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बेसिस पे हम 4 स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसा पढ़े क्या? बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, तो क्रोमियम का नंबर लेफ्ट में 2 है तो राइट में 2 लगा दीजिए। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां 7 वाटर लगा दीजिए। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, तो लेफ्ट हैंड साइड में 14 H+ लगा दीजिए। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल चार्ज +12 है, 14 प्लस है 2 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में +12 है, राइट हैंड साइड में +6 है। तो +12 को +6 करने का तरीका क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये ऊपर हो गया हम लोगों का बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ। अब नीचे आइए, फेरस को फेरिक में, फेरस को फेरिक में बदलेंगे बैलेंस के लिए, बस यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन तक पहुंचना चाहिए। तो आप लिखेंगे कुछ ऐसा, ऊपर में 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाले रिएक्शन को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऊपर वाला रिएक्शन उतार रहे हैं। Cr2O7 -2 प्लस 14 ऑफ H प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2 ऑफ Cr+3
प्लस 7 ऑफ H2O और नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 ऑफ Fe+2 एरो 6 ऑफ Fe+3 एंड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आप इन दोनों को जब जोड़िएगा, जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको ओवरऑल रिडॉक्स चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Cr2O7-2 प्लस 14 ऑफ H प्लस 6 ऑफ Fe+2 एरो 2 ऑफ Cr+3 आयन प्लस 7 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस 6 ऑफ फेरिक आयन। तो ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास रेडॉक्स का बैलेंस रिएक्शन आ चुका है। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं कि वहां क्वेश्चन का क्या जरूरत है। पहले बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने के अलावा कोई चारा नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन में। बैलेंस जब कर लेते हो तब आपको कोफिशिएंट्स ये सब है ना समझ में आने लगता है। क्वेश्चन आगे तुमको ये कह रहा है, द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल रिक्वायर्ड। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल का कितना मास चाहिए जो 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.6 मोलर मोल सॉल्ट से रिएक्ट करे। पहले हम लोग ये पता करेंगे कि 750 सेंटीमीटर क्यूब ml 0.6 मोलर मोल सॉल्ट में कितना मोल सॉल्ट है, कितना मोल्स मोल सॉल्ट है, कितना मास मोल सॉल्ट का है, कितना मास, या यूं कहो मोल निकाल लेते, मोल। देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान रखिएगा। फॉर मोर सॉल्ट देखो वॉल्यूम दिया है 750 ml और जो उसका मोलारिटी है वो 0.6 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब ये वॉल्यूम को आप 0.75 लीटर भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखें, सॉल्यूट बोलो तो मोर सॉल्ट, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब आप मोलारिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स बताता है। तो आपके पास ये डाटा आ गया 0.6 into 0.75 and that comes to be 0.6 into 0.75 and it is 0.45 and it is 0.45 moles। तो 750 ml सॉल्यूशन में जिसका मोलारिटी 0.6 था 0.45 मोल्स सॉल्यूट या मोर सॉल्ट मौजूद है, 0.45 मोल सॉल्यूट या मोर सॉल्ट मौजूद है। अब आप देखिए इस बैलेंस रिएक्शन को, पहले इस बैलेंस रिएक्शन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कुछ। देखिए 6 मोल फेरस के साथ 1 मोल डाइक्रोमेट कंबाइन किया है, 6 मोल फेरस के साथ 1 मोल डाइक्रोमेट कंबाइन किया है और 6 मोल फेरस जो आएगा वो 6 मोल मोर सॉल्ट से आएगा। देखो हर 1 मोर सॉल्ट से तुमको एक ही आयरन मिलने वाला है, एक ही फेरस मिलने वाला है। 1 मोर सॉल्ट से तुमको एक ही Fe+2 मिलेगा। तो अगर तुमको 6 मोल फेरस चाहिए तो 6 मोल मोर सॉल्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 6 मोल फेरस 6 मोल मोर सॉल्ट के साथ 1 मोल डाइक्रोमेट कंबाइन करेगा। 1 मोल डाइक्रोमेट नीचे लिखा हुआ है। अगर 6 मोल फेरस हम लोग लेते हैं, 6 मोल मोर सॉल्ट लेते हैं तो 1 मोल डाइक्रोमेट उसके साथ कंबाइन करता है। आइए ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। सिंस 6 moles of Fe+2, since 6 moles of Fe+2 required
only 1 mole of Cr2O7 minus 2. Therefore, 0.45 moles of ferrous required only 1/6 into 0.45 moles of dichromate. तो भाई जो भी आया जस्ट डिवाइडेड बाय 6, 0.075 moles. This is 0.075 moles of 0.075 moles of Cr2O7 minus 2. मतलब आपको 0.075 moles of डाइक्रोमेट चाहिए, तब वो 0.45 मोल्स ऑफ फेरस को या 0.45 मोल्स मोर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर पाएगा. 0.075 मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट चाहिए, लेकिन आपसे डाइक्रोमेट का मोल नहीं पूछा है, आपसे डाइक्रोमेट का मास पूछा है. लिखा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. मोलर मास दिया है ना 294, मोलर मास दिया ना 294, जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 0.075. ठीक है ना. सो मास ऑफ डाइक्रोमेट आयन, और हमको तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहा है तो हम उसी को लिखेंगे, और मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स आया ना, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज 0.075. इसको मल्टीप्लाई करो उसके मोलर मास से, विच इज 294. तो जस्ट दिस मल्टीप्लाइड विथ 294 एंड द डाटा इज 22.05, और ये वैल्यू आ रहा है 22.05 ग्राम. तो होगा कुछ ऑप्शन, दैट सी ऑप्शन इज देयर, 22.05 ग्राम. ठीक है. प्रोसेस लंबा लंबा है, कंसेप्ट है, कैलकुलेशन तो आपको धीरे धीरे करते रहना है, और वो कैलकुलेशन अगर आप सही जा रहे हैं तो 100% जाके वो फाइनल आंसर से मैच करेगा ही करेगा. ठीक है, नहीं तो आंसर गलत होगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि पहले मोर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखे, FeSO4.NH4 होल टू SO4.6H2O, याद कर लीजिए, जरूरत पड़ते रहेगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. तो देखिए भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो क्रोमेट आयन है वो अपने आप को Cr+3 में ऑक्सीडाइज, उसमें रिड्यूस करता है, और मोर सॉल्ट में केवल एक ही टर्म है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दैट इज Fe+2. वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में ले जाता है, ऑक्सीडेशन. फिर आप उसमें नीचे आते हैं, पहले उसको बैलेंस करते हैं, आन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करके आप एक रेडॉक्स का वैलेंसी निकालते हैं. फिर आप पता करते हैं कि मोर सॉल्ट का जो 750 ml दिया है उसमें आखिर उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है. तो वो नंबर ऑफ मोल्स आता है 0.045, उसका नंबर ऑफ मोल्स आता है 0.45. अब आप आते हैं फिर से बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन पे. बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन तुमको बताता है कि 6 मोल फेरस के साथ, 6 मोल फेरस आयन के साथ केवल 1 मोल डाइक्रोमेट कंबाइन किया था. तो 0.45 मोल्स के साथ कितना मोल कंबाइन करेगा, तो 0.075 मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट. इसी को आगे जाके मास में कन्वर्ट कर दिया गया, जस्ट मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, एंड द आंसर इज 22.05 ग्राम. 22.05 ग्राम. क्लियर है? सही. तो एक और अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बेहतरीन क्वेश्चन का सेट चल रहा है, ध्यान रखिएगा. स्टोइकियोमेट्री इसी को कहते हैं, बैलेंसिंग, रेडॉक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सब इसी को कहते हैं. ठीक है, चलिए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं. लिखा है मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl weighing 4.44 ग्राम इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन
टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम 2+ आयन एज कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जो आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, वो सारे कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से हटा के कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगा। The calcium carbonate so obtained is heated strongly to get 0.56 gram of calcium oxide. The percentage of NaCl in the mixture is, मिक्सचर के अंदर आपको कुछ सोचना है। ध्यान से देखो, for mixture of CaCl2 and NaCl, CaCl2 और NaCl का मिक्सचर, मान लेते हैं लेट मास जो हम लोगों का CaCl2 का है वो x है, तो जो मास NaCl का आएगा वो 4.44 माइनस x होगा, बाद में कर लेंगे। अब आइए रिएक्शन पे। जब हम लोग CaCl2 को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराते, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास बनेगा वो सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट में चला जाएगा और 2 NaCl भी बनेगा, छोड़ दो। फिर क्वेश्चन आगे ऐसे लिखता है कि जो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हम लोग स्ट्रांगली हिट करेंगे तो ये रेसिड्यू बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा CO2। ठीक है, अभी हम यहां से लेके यहां तक हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसको देखिएगा और सीखिएगा। पहले आप बैलेंसिंग पे काम कुछ कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है कि अगर हम लोग 1 मोल CaCl2 लेंगे तो हमको 1 मोल कार्बोनेट मिलेगा, और अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो हमको 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलेगा। इसका मतलब ये है, सो 1 मोल CaCl2 से 1 मोल CaCO3 बनेगा और इससे 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बोलो सही है ना? 1 मोल CaCl2 लेंगे तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में तुमसे कोई बोल दे कि भाई देखिए 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना है, तो इससे कहानी को उल्टा ले जाके हम लोग जो CaCl2 था उसका वजन निकाल लेंगे। देखो जैसे हम आपको समझाते हैं, ये आपके पास एक कहानी हम यहाँ पे रख दी है, लेकिन हम इसके ऊपर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे क्या ना कि हम थोड़ा मोल का नंबर निकाल ले कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का मोल निकालना चाह रहे हैं, सबको देखिएगा। फॉर कैल्शियम ऑक्साइड देखो भाई उसका जो मास है वो 0.56 ग्राम दिया हुआ है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना चाहें तो जो भी उसका मास है 0.56 बाय उसका मोलर मास लिख दें। कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56 आ गया। तो कैन वी राइट दैट 0.01 मोल। ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का 0.01 मोल है जो बना है। अब देखो ये बैलेंसिंग दिखाता है कि अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिला है तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड था। तो अगर हमारे पास 0.01 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है 0.01 मोल, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वहां पे 0.01 मोल CaCO3 गर्म किए होंगे और ये CaCO3 जो बना होगा वो 0.01 मोल CaCl2 से बना होगा। 0.01 मोल CaCl2 पहले 0.01 मोल CaCO3 बनाया होगा और उसको जब हम लोग गर्म किए तो 0.01 मोल कैल्शियम ऑक्साइड या 0.56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज हुआ होगा। मतलब आपको CaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। सो
number of moles of CaCl2 in mixture is 0.01 मोल। चलिए इसको मास में बदलते हैं। तो इसको मास में बदलने का तरीका है, मोल तो आ गया है, इसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करें। कैल्शियम का मोलर मास 40 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गया भाई 0.01। यहाँ पे है 40 और प्लस 71, 111 हो गया वहां। एक मिनट जस्ट, ये हो गया 0.01 और यहाँ 111 ग्राम। तो क्या ये 1.11 ग्राम आया? दिस इज 1.11 ग्राम ऑफ CaCl2। चलिए बढ़िया है, 1.11 ग्राम ऑफ CaCl2 ये आ गया। अब थोड़ा एकदम ऊपर चलिए, हमारा मास ऑफ CaCl2 x था, जो अभी हम लोगों का 1.11 ग्राम आ चुका है, और आपसे परसेंटेज ऑफ NaCl पूछा था मिक्सचर में। तो मास ऑफ NaCl हम लोग कुछ अलग से लिखे ऐसे, मास हमारे CaCl2 का x हम लोग माने थे, और ये आंसर आपका 1.11 ग्राम आ गया। तो जो मास हमारे NaCl का है वो 4.44 माइनस x है। इसका मतलब ये 4.44 माइनस 1.11 है, एंड इट इज 3.33 ग्राम। तो अगर आप मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ NaCl बताना चाहते हैं तो आपको मास NaCl का लेना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए मिक्सचर के मास से जो कि 4.44 था, मल्टीप्लाई करना चाहिए 100 से, एंड दिस डाटा इज अप्रोक्सीमेटली 3.33 बाई 4.44 इंटू 100। क्या ये सॉल्व करके 75% आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मिक्सचर में 75% NaCl था और 25% ही कैल्शियम ऑक्साइड था। कितना आ रहा है? 75%। ए ऑप्शन इज देयर, ए ऑप्शन है, ठीक है। 75% हमारे पास NaCl है और 25% हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। बाकी कंसेप्ट बेहतरीन है, अच्छे से समझो, हर चीज को देखने का कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग इमेजिन किए कि मिक्सचर में CaCl2 x मानेंगे तो NaCl का मास 4.44 माइनस x होगा। उसके बाद हम लोग एक बैलेंस रिएक्शन लिखे कि CaCl2 को अगर हम लोग Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं तो फिर क्या बनता है। तो पहले बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये पूरा का पूरा ये दो बैलेंस रिएक्शन, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, इससे तुमको एक कंक्लूजन मिलता है कि अगर 1 मोल CaCl2 लिया जाएगा तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा। अब हम लोग पता किए कि भाई आखिर कैल्शियम ऑक्साइड का जो 0.56 ग्राम क्वेश्चन में मेंशन, वो कितना मास है। तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में देखिएगा तो ये मास निकाला, मास से है ना मोल निकाला गया है। कैल्शियम ऑक्साइड का 0.56 ग्राम मतलब 0.01 मोल है। अब आप इसको यूज करें तो 0.01 मोल से हम लोगों का 0.01 मोल CaCl2 मिला, कि मतलब 0.01 मोल CaCl2 मिक्सचर में होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उससे मास निकाले तो मास पता चला 1.11 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रेजेंट इन मिक्सचर। अब आप आए ऊपर, फिर से थोड़ा कैलकुलेशन अभी खत्म करना बाकी था। तो हम लोग ये शुरुआत में ही पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास CaCl2 का मास x है तो NaCl का मास 4.44 माइनस x है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर का मास 4.44 है। तो NaCl का मास 3.33 ग्राम आ गया। फिर वहां से फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किए 75%। मिक्सचर में 75% NaCl